विद्यार्थियों, मैं शशिभूषण तिवारी एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ अपनी इस नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने कुछ सामान्य बलों के बारे में समझा था, जिसमें मूलतः हमने एक पिंड के भार, घर्षण, अभिलंब प्रतिक्रिया और रस्सी में डोरी में तनाव के ऊपर चर्चा की थी। आज इन्हीं कुछ सामान्य बलों को लेकर हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। न्यूटन के गति के नियमों के अनुप्रयोग पर आज हमारा ध्यान रहेगा, अर्थात गति के नियमों का उपयोग करते हुए हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जो संतुलन पर आधारित है। संतुलन, इक्विलिब्रियम। जब एक पिंड का त्वरण शून्य हो, अर्थात उस पर लग रहे सभी बाहरी बलों का योग शून्य हो, हम कहते हैं वह पिंड संतुलन की दशा में है, इक्विलिब्रियम की दशा में है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक पिंड यदि विरामावस्था में है और लंबे समय तक विरामावस्था में ही दिखती है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, तो उस पर कुल बल शून्य हुआ। इसी प्रकार यदि एक पिंड नियत वेग से, नियत चाल, नियत दिशा, नियत वेग से यदि एक पिंड गतिशील है एक लंबे समय तक, अर्थात उसमें कोई त्वरण नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि उस पर लग रहे सभी बाह्य बलों का योग शून्य है। यह पिंड भी संतुलन में है। तो संतुलन अर्थात पिंड पर कार्य करने वाले सभी बाह्य बलों का योग शून्य है। हालांकि संतुलन को जैसे अभी मैंने आपको समझाया, यह थोड़ा अधूरा सा है। हमने यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात की है, स्थानांतरीय संतुलन की बात की है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि घूर्णी गति में संतुलन का अर्थ क्या होता है, पर अभी बहरहाल इस पाठ में संतुलन अर्थात स्थानांतरीय संतुलन, एक पिंड संतुलन में तब कहा जाता है जब उसका कोई त्वरण न हो, और उसका अर्थ होता है कि उस पर कार्य करने वाले सभी बाह्य बलों का योग शून्य, F अर्थात सभी बाह्य बलों का योग शून्य है, पिंड का त्वरण शून्य। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम करते हैं। कुछ बिल्कुल ही सरल से प्रश्न लेते हैं, इनका उत्तर ठीक समझकर दीजिएगा। कल्पना करो कि यह एक क्षैतिज घर्षण रहित तल है और यह एक ऊर्ध्व दीवार है। इस दीवार से सटकर एक ब्लॉक ए रखा है और उससे सटकर एक ब्लॉक बी रखा है। ब्लॉक ए का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और ब्लॉक बी का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। मैं एक क्षैतिज बल बी के ऊपर आरोपित करता हूं इस प्रकार से। बल का परिमाण 10 न्यूटन है। आपको बताना है कि पिंड ए बी पर कितना बल आरोपित कर रही है और दीवार पिंड ए पर कितना बल आरोपित कर रहा है। दो प्रश्न है यहां पर। ए बी पर कितना बल लगा रहा है, और दूसरा प्रश्न है कि ऊर्ध्व दीवार जो है, दीवार ए पर कितना बल आरोपित कर रही है। वीडियो को रोक दें, ठीक से सोचें और सही उत्तर दें। पिंड ए बी पर कितना बल आरोपित कर रहा है और दीवार ए पर कितना बल आरोपित कर रहा है। सबसे पहले
हम इस निकाय के भौतिक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। क्या हमारे पुश करने से, क्या हमारे धक्का देने से ए या बी इनमें से कोई भी गति को प्राप्त करेगा? उत्तर है नहीं। सामान्य व्यक्ति की भाषा में ए और बी नहीं चलेंगे क्योंकि इनके सामने एक दीवार है। पर न्यूटन इस प्रकार उत्तर नहीं देते। ठीक है, दीवार है का अर्थ हुआ कि ये दोनों पिंड गति नहीं करेंगे। दीवार है भौतिकी में कहा जा रहा है, इसका यही अर्थ है। ऑफ कोर्स हम ये मान के चलेंगे कि दीवार गिरने से तो रही हमने इतना बड़ा बल नहीं लगाया कि दीवार ही गिर जाए। तो दीवार अगर स्थिर है तो निश्चित रूप से ए आगे नहीं जा सकता, ए आगे नहीं जा सकता तो बी भी आगे नहीं जा सकता। अब यदि हम सिर्फ बी, ब्लॉक बी के विरामावस्था पर चर्चा करें, ब्लॉक बी परमानेंट विराम में है, इसमें कोई त्वरण नहीं है, अर्थात यह संतुलन की दशा में है और इस पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। तो ब्लॉक बी के ऊपर लग रहे सभी बाह्य बलों पर हम विशेष रूप से गौर करते हैं। यह ब्लॉक बी को मैंने अलग से बनाया और अब मैं सोचना शुरू करता हूं कि ब्लॉक बी पर कौन कौन से बल आरोपित हो रहे हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित रूप से ब्लॉक बी को नीचे खींच रहा है, mg, अर्थात 2 kg द्रव्यमान गुना g का मान 10, 20 न्यूटन का बल ब्लॉक बी पर नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधरतः नीचे की तरफ आरोपित हो रहा है। यह ब्लॉक एक क्षैतिज सतह पर रखा है, टेबल पे रखा है मान लो, तो यह टेबल एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल बी के ऊपर आरोपित कर रही है। यह बल को मैंने लिख लिया मान लो N1। इसके अलावा बाहर से किसी ने, मैंने शायद, इसको धक्का दिया है, तो यह एक क्षैतिज बल भी साफ साफ स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। अब देखिए, किसी पिंड की यदि यह दशा हो तो उस पर निश्चित रूप से क्षैतिज दिशा में एक असंतुलित बल है F। इस पिंड का कोई ऊर्ध्व गति नहीं होने वाला। सामान्य व्यक्ति क्या कहता है कि यह एक टेबल पे रखा है तो ऊर्ध्व दिशा में नहीं चलेगा, परंतु हम भौतिक वेता क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इसकी कोई ऊर्ध्व गति नहीं है, अर्थात ऊर्ध्व दिशा में इस पर कुल बल 0 होना चाहिए। यह तभी संभव है जब n और mg एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो ऊर्ध्व दिशा में इसकी गति नहीं है क्योंकि n और mg एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, परंतु क्षैतिज दिशा में यदि सिर्फ यही बल हो तो यह गतिशील हो जाएगा, परंतु यह गतिशील नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति कहता है कि इसके आगे A रखा है, एक भौतिक वेता कहता है कि पिंड A इसके ऊपर एक बल आरोपित कर रहा है। इस बल का नाम मैं रख देता हूं B पर लगने वाला बल जो A ने लगाया, NBA, B पर लगने वाला बल जो A ने लगाया। तो यहां देखिए, A और B के बीच में जो संपर्क है वो यहां पे संपर्क है, ये संपर्क है। इस संपर्क सतह के लंबवत पिंड A B को इस प्रकार से धकेल रहा है, यह अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है। B भी A को उतने ही बल से विपरीत दिशा में धकेल रहा होगा, परंतु वह बल तो A पर लग रहा है। अभी हम सिर्फ B की चर्चा कर रहे हैं, तो B पर A ने एक बल लगाया है बाईं तरफ, ये तय है। और यदि हम श्योर हैं कि B गतिशील नहीं है, B का कोई त्वरण नहीं है, तो इसका एक ही पर्याय निकलता है कि यह बल इस बल के बराबर और विपरीत होना चाहिए। यह अगर 10 न्यूटन का बल है तो निश्चित रूप से इस बल का मान भी 10 न्यूटन ही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मूलतः ऐसे संतुलन के प्रश्नों में जब बल, सारे के सारे बल एक ही रेखा के अनुदिश न हो, यहाँ बल किसी एक रेखा के अनुदिश नहीं है, यह द्विविमीय स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में हम किसी भी दो लंबवत अक्ष को x और y अक्ष का नाम दे सकते हैं।
ये हमारे ऊपर है कि हम किस अक्ष को एक्स अक्ष कहेंगे, किसको वाई कहेंगे, कौन सी दो लंबवत दिशाओं का हम चुनाव करेंगे, ये सब हमारे ऊपर है। परंतु इस प्रश्न में एकदम नेचुरल स्वाभाविक चॉइस है कि क्षैतिज दिशा को एक्स मान लिया जाए, ऊर्ध्व दिशा को वाई मान लिया जाए। तो यदि यह पिंड संतुलन में है, इस पर आरोपित कुल बाह्य बलों का योग 0 है, इसका अर्थ यह होता है कि इस पर x दिशा में जो बल है वो भी 0 है और y दिशा में जो कुल बल है वो भी 0 है। x अक्ष की दिशा में इस पिंड पर कोई बल नहीं है, यह तभी संभव है जब NBA का मान F के बराबर है, अर्थात 10 न्यूटन। इसका अर्थ हुआ कि NBA F के बराबर है 10 न्यूटन। और y अक्ष की दिशा में इस पिंड पर कोई बल नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है N1 वो नीचे की तरफ लगने वाले mg के बराबर है, 20 न्यूटन के बराबर है। तो क्षैतिज सतह ने B पर एक बल लगाया है ऊपर 20 न्यूटन का, और इसके आगे रखे पिंड A ने B को धकेला है 10 न्यूटन के बल से। तो A ने B पर जो बल लगाया वो 10 न्यूटन है। न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार B ने भी A पर उतना ही बड़ा बल लगाया होगा विपरीत दिशा में, अर्थात दाहिनी ओर। A और B के बीच के बल को ज्ञात करो, यह प्रश्न हल हो गया। उत्तर है 10 न्यूटन। A ने B पर इधर बल लगाया 10 न्यूटन, B ने A पर उधर बल लगाया 10 न्यूटन। अब प्रश्न में पूछा गया है कि दीवार ने A पर कितना बल लगाया। यह पिंड A 4 किलोग्राम द्रव्यमान है। इस पर लगने वाले सभी बलों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो mg अर्थात 40 न्यूटन, इस क्षैतिज सतह का प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल N2, A ने B पर 10 न्यूटन का बल लगाया तो B ने भी A पर बल लगाया होगा ना। A पर बल जो B ने लगाया, उसको ऐसा लिख लेते हैं, परंतु इसका मान सभी को पता है कि ये 10 न्यूटन ही है निश्चित रूप से। तो अब पुनः इसी प्रकार यदि हम विश्लेषण करें A के लिए भी, इसको पुनः क्षैतिज को x और ऊर्ध्व को चाहे तो y मान लें, तो यह ब्लॉक A संतुलन की दशा में होगा यदि N2 40 न्यूटन के बराबर है, अन्यथा संतुलन हो ही नहीं सकता। y अक्ष की दिशा में कुल बल तभी 0 होगा जब N2 40 न्यूटन के बराबर है, और x अक्ष की दिशा में कुल बल 0 तभी होगा जब दीवार इस पर एक बल इस दिशा में आरोपित करे। इस बल को मैं लिख देता हूं NW, W फॉर वॉल, वॉल मतलब दीवार। तो दीवार के द्वारा ब्लॉक पे लगाया गया बल NW निश्चित रूप से इस बल के बराबर होना चाहिए, अर्थात दीवार ने इस पिंड के ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया है बाईं तरफ, isn't it? अब अगर इस प्रश्न को हमसे सीधा पूछा गया होता कि दीवार ने इस पर कितना बल लगाया बोलिए, तो A और B को हकीकत में अलग अलग देखने की आवश्यकता थी नहीं। हम A और B को इस संपूर्ण चीज को अपना एक निकाय मान सकते थे। न A में कोई त्वरण है, न B में कोई त्वरण है, न A में कोई त्वरण है, न B में कोई त्वरण है। यह परफेक्ट संतुलन की दशा है। तो बाहरी बल ये 10 न्यूटन दिख रहा है क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में ये दीवार भी इस पिंड के ऊपर 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा, तभी तो संतुलन होगा। अगर मैं इन दोनों ब्लॉक को एक निकाय मान लूं, इनको अलग अलग क्यों मानूं? दोनों फेविकोल से चिपके हैं तो एक ही चीज है, मुझे कैसे पता बाहर से देख के? एक ही चीज है, दोनों विराम में है। इन दोनों को मैं एक निकाय, एक पिंड मान सकता हूं। इन दोनों को जब एक पिंड माना तो फायदा क्या हुआ? ए बी पर, बी ए पर कितना बल लगा रहा है ये सोचने की आवश्यकता नहीं रह गई, वो आंतरिक बल हो गया, है कि नहीं? और अगर ए और बी को अलग अलग देखेंगे जैसा कि पहले मैंने देखा, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ए बी पर, बी ए पर कितना बल आरोपित कर रहा है। परंतु ए और बी को यदि एक निकाय मान लें तो बाहरी बल, क्षैतिज बाहरी बल जो हैं वो दो ही हैं, एक जो मैंने धक्का दिया और एक जो दीवार ने धक्का दिया। तो इसको देखते ही हम उत्तर दे देंगे कि 10 न्यूटन है। दीवार द्वारा पिंड ए पर आरोपित बल 10 न्यूटन है। चलिए
संतुलन पर आधारित कुछ और प्रश्न हल करते हैं। एक m द्रव्यमान के पिंड को 3 डोरियों के माध्यम से इस प्रकार संतुलित करके रखा गया। देखिए, एक m द्रव्यमान के पिंड को 3 डोरियों के माध्यम से इस प्रकार बांधकर रखा गया है। ये दीवार में बंधा है, ये छत में बंधा है और ये रस्सी ब्लॉक से बंधी है और यहाँ पे तीनों रस्सियों का गांठ है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, ये वाली डोरी ऊर्ध्व है, यह वाली डोरी क्षैतिज है और यह जो डोरी है ये क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पे है। यह ब्लॉक संतुलन की दशा में कहीं नहीं जा रहा है, डोरियों से बंधा है, कहाँ जाएगा बेचारा। तो ये परमानेंट विराम की दशा में है, इसमें कोई त्वरण होने की कोई गुंजाइश हमें नहीं दिखती है। प्रश्न में पूछा गया है कि तीनों डोरियों में तनाव का बल कितना होगा, इसकी गणना करें। प्रश्न है तीनों डोरियों में तनाव ज्ञात करें। तीनों डोरियों में तनाव का मान ज्ञात करें, तनाव के बल की गणना करें, यह प्रश्न है। अगर आप चाहें, आप में से बहुत से लोग चाह सकते हैं ऐसा, तो वीडियो को रोक दें और प्रश्न को खुद से हल करने का एक प्रयास करें। इसके पश्चात मेरे द्वारा किए गए हल को देखें। तो अच्छा रहेगा यदि आप खुद से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। देखिए, मैं ऐसे सोच लेता हूँ, कई तरीकों से सोच सकते हैं, मैं ऐसे अभी सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ इस ब्लॉक के विरामावस्था के ऊपर अपना ध्यान देना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि यह ब्लॉक क्यों विराम की अवस्था में है, डोरी से बंधा है। सामान्य व्यक्ति यही कहता है जी नहीं, हम भौतिकवेता थोड़ी भिन्न भाषा में बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये विराम में है, परमानेंट, कहीं नहीं जाता, कोई त्वरण नहीं है। अरे भाई, इस पर तो कुल बाहरी बल शून्य होना चाहिए। हम इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम ढूंढना शुरू करते हैं कि इस द्रव्यमान के ऊपर कौन कौन से बाहरी बल हैं। हमें सबसे पहले दिखाई देता है यह गुरुत्वाकर्षण बल mg। पृथ्वी का गुरुत्व किसी भी द्रव्यमान वाले पिंड को अपनी ओर खींच रहा है। यह ऊर्ध्व बल नीचे की तरफ इस पिंड के ऊपर निश्चित रूप से लग रहा है। यह पिंड नीचे नहीं गिरता, इसमें कोई त्वरण नहीं है, तो इस बल को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है, कोई ना कोई संतुलित कर रहा है, कोई ना कोई इस बल के बल में जुड़ करके कुल परिणामी बल शून्य कर दे रहा है। कौन है वो? इस पिंड पर कोई और कारक यदि बल लगा सकता है तो वो एक ही है, ये डोरी। एक डोरी अपने किनारों पर बंधे हुए पिंडों को अपनी ओर खींचती है। देखिए, डोरी से आप किसी चीज को धकेल नहीं सकते, सिर्फ खींच सकते हैं। तो ये डोरी इसको खींच रही है। ये डोरी जिस बल से इस द्रव्यमान को अपनी तरफ खींच रही है, इसी बल को हम डोरी में तनाव कहते हैं। एक भारहीन डोरी, एक द्रव्यमानहीन डोरी, बहुत हल्की डोरी में तनाव हर जगह समान होता है। तो इस डोरी के द्वारा इस पिंड पर आरोपित बल को यदि मैं T1 मानूं तो निश्चित रूप से m के संतुलन के लिए आवश्यक है, m के संतुलन के लिए जरूरी है कि T1 का मान mg के इक्वल हो। तो दोस्तों,
इस डोरी में तनाव का मान प्राप्त होगा, है कि नहीं। अब शेष दो डोरियों में भी तनाव का मान ज्ञात करने को कहा गया है। इसके लिए मैं ये जो गांठ है, ये तीन डोरियों की जो गांठ है, इस गांठ पे लगने वाले बलों के बारे में सोचता हूं। चलिए, अब मेरा पूरा ध्यान इस गांठ के ऊपर है, मैं सिर्फ गांठ के बारे में सोच रहा हूं। ये जो गांठ है, इसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। यह एक भारहीन डोरी है, कोई द्रव्यमान नहीं इसका, तो इस गांठ, छोटी सी गांठ के ऊपर कोई गुरुत्वीय बल नहीं, क्योंकि द्रव्यमान ही नहीं है। इस गांठ पर तीनों डोरियां तनाव का बल लगा रही हैं। ध्यान देना, एक डोरी अपने सिरों पर बंधे हुए पिंडों को अपनी ओर खींचती है, यह डोरी इस ब्लॉक को ऊपर खींचती है, और उसी समय यह डोरी इस गांठ को नीचे खींचती है, उसी बल से, T1 बल से। तो ये जो डोरी है, ये इसी T1 का मान है mg बल से इस गांठ को नीचे खींच रही है। हम कैसे सोच रहे हैं, हमने इस पिंड के बारे में अलग से सोचा, अब हम सिर्फ इस गांठ के बारे में सोच रहे हैं। इस गांठ को यह डोरी नीचे खींच रही है तनाव के बल से, और तनाव का मान हम पहले से जानते हैं mg। इसी प्रकार इस गांठ को यह डोरी इस तरफ एक बल से खींच रही है, मान लेते हैं इस बल का मान है T2। ठीक इसी प्रकार यह डोरी इस गांठ को एक T3 बल से अपनी तरफ खींच रही है, बल का मान है T3। ठीक है, इस गांठ के ऊपर ये तीन बल लग रहे हैं। ये सभी की समझ में आता है कि यह कोण 45 डिग्री है ना भाई, 45 डिग्री। ठीक, ये सभी समझते हैं ना, ये कोण 45 तो ये भी 45 जी। अब इन तीन बलों के लगते यह गांठ संतुलन में है। इन तीन बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। बस इसी को आधार बनाकर हम T2 और T3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम इन तीन सदिशों का योग 0 करने के लिए जो सबसे सरल विधि हमें समझ में आती है, वो शायद ये है, हम इसी दिशा को x अक्ष मान लेते हैं और इस दिशा को y अक्ष मान लेते हैं। अब हम सभी बलों को x और y दिशाओं में वियोजित कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, T1 ऑलरेडी y अक्ष की दिशा में है, T2 ऑलरेडी y अक्ष की दिशा में है, कुछ नहीं करना। T3 एक बल है जो न x दिशा में है न y दिशा में, तो हम T3 के दो घटक कर लेते हैं। T3 का एक घटक इस दिशा में कितना होगा बताइए, T3 cos 45 डिग्री, मतलब T3/√2। इसी प्रकार T3 का घटक इस दिशा में कितना होगा बताइए, T3 sin 45 डिग्री। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए, मैंने इस गांठ के ऊपर लगने वाले तीन बलों को इस चित्र में दिखाया है लाल रंग से, T1, T2 और T3। अब इन तीनों बलों का योग 0 है, मुझे पता है, क्योंकि यह गांठ संतुलन की दशा में है। इन तीनों बलों का योग 0 है, इससे समीकरण स्थापित करने के लिए मैंने ये किया कि दो लंबवत दिशाओं को नाम दे दिया x और y, और तय किया कि इन सभी बलों को हम x और y घटकों में वियोजित कर देते हैं। ये पहले से y अक्ष की दिशा में, कुछ नहीं किया, ये पहले से x अक्ष की अनुदिश है, कुछ नहीं किया। T3 के दो टुकड़े कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मैं मन में सोच रहा हूं कि ये T3 बल नहीं है, ये नहीं है। इस बल के स्थान पर हमने ये दो बल रख लिए, ये और ये, यही अर्थ होता है इसका। एक सदिश के वियोजन से जो दो सदिश हमें प्राप्त हुए, वो दोनों सदिश पहले वाले सदिश को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये T3 को हटा दीजिए मन में, और T3 के स्थान पे ये दो बल हैं, ऐसे सोचिए। अब
एक्स अक्ष की दिशा में कुल बल शून्य, संतुलन अर्थात कुल बाहरी बल शून्य, किसी दिशा विशेष में भी कुल बल शून्य। कुल बल शून्य को हम ऐसा कह रहे हैं कि एफ एक्स शून्य, एफ वाई शून्य। भाई बल एक सदिश है, बल शून्य है, मतलब बल को हम ऐसे लिख रहे हैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, ये शून्य है। तो ये शून्य तभी संभव है जब एफ एक्स और एफ वाई दोनों अलग अलग शून्य हो। तो बल के दोनों घटक एक्स और वाई घटक शून्य होने चाहिए। एफ एक्स को शून्य करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें मिलेगा कि T2 जो है वो T3 cos 45 के बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार अगर पहले एफ वाई को शून्य कर लीजिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, माफ कर दीजिए मुझे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले मैं एफ वाई को शून्य कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एफ वाई दिशा में बल को शून्य कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो वाई दिशा में T3 sin 45 किसके बराबर है, T1 के बराबर है, mg के बराबर। ये ऊपर है ये नीचे, दोनों मिलकर के शून्य हो गए। तो T3 sin 45 अर्थात 1/√2, T3/√2 का मान T1 के बराबर अर्थात mg के बराबर है। तो यहां से हमें सीधा सीधा प्राप्त हो गया T3√2 mg के बराबर है, ठीक। और एफ एक्स को जब जीरो करेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में दाहिनी तरफ बल T3 cos 45, बाईं तरफ लगने वाले बल T2 के बराबर है। तो T2 का मान कितना हुआ, T3 cos 45 अर्थात T3/√2। अब अभी तुमने T3 का मान ज्ञात किया, यहां देखो T3 के स्थान पे अगर तुम √2 mg रख दोगे तो कितना मिलेगा, mg। विधि समझ में आई आपको। गांठ पे लगने वाले सभी बाहरी बलों को दिखाया, 3 बल है, T1, T2, T3। T3 के 2 घटक कर दिए, अब T3 नहीं है, उसके स्थान पे ये है और ये। इस पर कुल बल शून्य होगा जब ये इसको निरस्त कर दे, ये इसके बराबर हो, ये राशि इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये T2 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दो समीकरणों से हमें T2 और T3 दोनों प्राप्त हो गए। T1 तो हम पहले से जानते ही हैं। एक भिन्न सोच, थोड़ी सी भिन्न सोच ऐसी हो सकती थी कि जो मैंने गांठ का संतुलन मन में सोचा, उसके स्थान पे हम कुछ ऐसा भी सोच सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु सोच थोड़ी अलग हो सकती थी हमारी, ऐसी कुछ। देखिए ध्यान से, हम तीनों डोरियों और इस ब्लॉक को अपना एक निकाय मान लेते हैं, तीनों डोरियों को और इस ब्लॉक को अपना निकाय मान लेते हैं। अब डोरी ब्लॉक पे, ब्लॉक डोरी पे कितना बल लगा रही है, ये सब जानने की क्या जरूरत है, तो आंतरिक बल हो गए ना। तीनों डोरियों और ब्लॉक को हमने अपना निकाय मान लिया। अब हम ढूंढते हैं कि इस निकाय पर बाहरी बल कौन कौन है। हम देखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक बाहरी बल है। निश्चित रूप से ये डोरी इस दीवार को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो वो बल तो दीवार पे लग रहा है ना, उतने ही बल से दीवार इस डोरी को अपने तरफ खींच रहा होगा, उतने ही बल से ये दीवार इस डोरी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यही डोरी में तनाव है। डोरी दीवार को कितने बल से खींच रही है, दीवार डोरी को उतने ही बल से खींच रही है, यही तनाव। अभी मैं कैसे सोच रहा हूं, तीनों डोरियों और इस ब्लॉक को मैंने एक निकाय मान लिया, एक सिस्टम मान लिया। अब इस निकाय पर कौन कौन से बाहरी बल लग रहे हैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं। एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नंबर 1, ये जो दीवार है ये एक बाह्य कारक है, ये बाहरी चीज है जो इस रस्सी को अपनी तरफ खींच सकती है। उसी प्रकार ये छत एक बाहरी कारक है, छत को रस्सी अपने लेंथ के अनुदिश ऐसे खींच रही है
छत रस्सी को ऐसे खींच रही है, छत जितने बल से रस्सी को खींच रही है वही रस्सी में तनाव है। तो यदि डोरी प्लस ब्लॉक मेरा निकाय है तो इस निकाय पर 3 बाहरी बल लग रहे हैं, एक mg, एक T2 और एक T3। ये 3 बाहरी बल हैं। इन 3 बाहरी बलों के रहते हुए मेरा ये निकाय बिल्कुल संतुलन की दशा में है। तो इन 3 बलों का योग, इसका और इसका योग 0 होना चाहिए। जी हाँ, 0 होना चाहिए। तो पुनः मैं ये x अक्ष की दिशा और ये y अक्ष की दिशा लेकर इन बलों को घटकों में बांट देता हूं। ये तो ऑलरेडी y अक्ष की दिशा में mg, इसको कुछ नहीं करता हूं। ये T2 ऑलरेडी x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में, इसको कुछ नहीं करता हूं। सिर्फ T3 का वियोजन करेंगे तो T3 का, ये देखिए कोण 45 होगा, तो T3 cos 45 T3/√2 और इधर T3 sin 45 T3/√2। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये T3 नहीं है, हम ऐसा सोच रहे हैं, उसके स्थान पे 2 बल हैं, एक क्षैतिज T2/√2, T3/√2, सॉरी ये T3/√2 है ना, ये T3/√2 और एक ऊर्ध्व T3/√2। अब इस पूरे निकाय पे 2 क्षैतिज बल हैं, T3/√2 और T2, दोनों बराबर होने चाहिए। 2 ऊर्ध्व बल है, T3/√2 ऊपर और mg नीचे। इसका अर्थ ये हुआ कि T3, यही समीकरण आप लिखेंगे, मैं फिर से क्यों लिख रहा हूं, देखिए आप यही समीकरण लिखेंगे ना, ऊर्ध्व बल T3/√2 ऊपर की तरफ, ये बराबर है mg के, तो यहां से T3 निकला है। और क्षैतिज बल T2 बराबर है T3/√2 के, तो T2 बराबर है T3/√2 के, तो T3 का मान mg यहां प्रतिस्थापित, √2 mg प्रतिस्थापित करने से ये mg प्राप्त हो गया। तो ये T2 और T3 इस प्रकार भी ज्ञात किए जा सकते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर कोई पूछे कि इस डोरी में तनाव कितना है, तो मुझे इस ब्लॉक को अलग से एक निकाय मानकर इसकी विवेचना करनी पड़ेगी, जैसा हमने पहले किया था। सिर्फ इस ब्लॉक के संतुलन को अगर अध्ययन करें तो इस पर mg और एक बल है, जिस तनाव बल का मान निश्चित रूप से mg के बराबर है, तो हम इस पूरे को एक निकाय ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुलझा हुआ रणनीति। एक चीज हो सकता है कुछ लोगों को विचलित करे, ये बल तो बड़े अलग अलग जगहों पे लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम न्यूटन के गति के नियम के आधार पे इस समीकरण का प्रयोग कर रहे होते हैं, या संतुलन है तो F बराबर 0 लिख रहे होते हैं, तो यह बात महत्वपूर्ण नहीं होती कि जो पिंड है उसका आकार क्या है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं होती कि जो बाहरी बल लग रहे हैं वो किन किन बिंदुओं पे लग रहे हैं। एक बाहरी बल यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बल कहीं भी लग रहे हों, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ ये समझना था कि अगर इस निकाय में संतुलन दिख रहा है तो x अक्ष की दिशा में भी कुल बल 0 होगा, y अक्ष की दिशा में भी कुल बल 0 होगा। फिर वह बल यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए संतुलन के ऊपर आधारित एक और सरल सा प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये एक नत्तल है, यह कोण थीटा है। एक क्षैतिज से थीटा झुकाव वाला नत्तल, नत्तल मतलब आनत तल, झुका हुआ तल, जैसे कि यह क्षैतिज तल है, इसको ऐसे झुका दिया, ये झुका हुआ तल, और ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। इसके ऊपर मैंने एक पिंड को रखा। प्रश्न है, इसके ऊपर मैंने एक पिंड को रखा, ब्लॉक को रखा। सामान्यतः जरूरी नहीं है, पर सामान्यतः हम जानते हैं कि ये ऐसा ब्लॉक फिसल सकता है नीचे। इसको फिसलने से रोकने के लिए यहां पर एक डोरी के माध्यम से इसको इस दीवार से बांध दिया गया। ये जो डोरी है ना, ये जो डोरी है, ये नत तल के समानांतर है।
ये जो नत तल है इसके समानांतर है हमारी डोरी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इस ब्लॉक का द्रव्यमान m है। अब डोरी से बांध दिया तो ये ब्लॉक नीचे तो नहीं फिसल सकता, नहीं चलेगा। ये कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि कहती है कि अब ये ब्लॉक गत्यावस्था में नहीं हो सकता, ये विराम में ही रहेगा, अर्थात संतुलन की दशा में रहेगा। अब आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक के ऊपर नत तल कितना अभिलंब प्रतिक्रिया का बल आरोपित कर रहा है और डोरी में तनाव क्या है। यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो नत तल है ये चिकना है, स्मूथ है। स्मूथ मतलब चिकना, अर्थात घर्षण रहित है। तो हमें बताना है, दो चीजें बतानी है, डोरी में तनाव और नत तल इस ब्लॉक पर कितना अभिलंब प्रतिक्रिया का बल आरोपित कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप में से अधिकांश लोग या सब लोग प्रश्नों को देखते ही उसे खुद से हल करने का प्रयास जरूर करते हैं। सिर्फ कॉपी पे लिख नहीं रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं और अनमने ढंग से अगर आप कॉपी में चुपचाप नोट कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, तो फिर आप नहीं सीख रहे हैं। आप सीखेंगे तभी जब मेरे साथ साथ आप वर्किंग करेंगे, सोचेंगे, अपने ऊपर विश्वास करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। सरल से प्रश्न है, आप कर पाएंगे। तो वीडियो को रोकिए, प्रश्न को हल करने के लिए जो सोच सकते हैं सोचिए। गलती करने में कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गलती करके नहीं सीखने में गड़बड़ है। गलती करें पर उससे सीखें। ये तब होगा जब आप स्वयमेव सोच रहे होंगे, आप विश्लेषण करते हैं कि मैंने क्या गलती की, अगली बार नहीं करूंगा, इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर अगले प्रश्न पे आगे जाते हैं। तभी धीरे धीरे करके सुधार होता है। सभी लोग इस प्रश्न को हल करें। देखिए, हम इस ब्लॉक के संतुलन की दशा का अध्ययन करेंगे। ब्लॉक वह पिंड है जिस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। हम यह सोच रहे हैं कि यह ब्लॉक त्वरित क्यों नहीं होता, यह संतुलन में क्यों है। संतुलन में है तो इस पर कुल बल शून्य है। कौन कौन से बाहरी बल हैं, उनका योग शून्य कैसे है, हमें यही तो सोचना है। इस पर लगने वाले बाह्य बलों में पहला बल है गुरुत्वाकर्षण का बल mg, ऊर्ध्वाधर तक नीचे। ये जो नत तल है, इस नत तल के लंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, और निश्चित रूप से डोरी नहीं होती तो ये फिसल जाता। डोरी का खिंचाव, डोरी का तनाव बल, यह तीन बल हैं जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। कोई अन्य बल दिखता हो तो आप मुझे बताएं, मुझे तो नहीं दिखता। कोई अन्य बाहरी बल इस ब्लॉक के ऊपर नहीं लग रहा है। यह सतह जो है, ये नत तल की जो सतह है, यह चिकनी बताई गई है, अर्थात घर्षण रहित बताई गई है, और यहाँ पर कोई घर्षण का बल नहीं है। तो घर्षण अगर होता तो निश्चित रूप से घर्षण का बल हो सकता था, परंतु अभी घर्षण रहित सतह की कल्पना की गई है, तो हम उस बल के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
अब क्या ये तीनों बल एक ही रेखा के अनुदिश हैं? नहीं, ये द्विविमीय स्थिति है, अलग अलग दिशाओं में है बल। क्या पिंड संतुलन में है? हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ? तीन बलों का योग 0 है, परंतु बल अलग अलग दिशाओं में है। ऐसी स्थिति में जैसा कि पिछले प्रश्नों में आपने देखा, हम दो लंबवत दिशाओं को एक्स और वाई अक्ष की दिशा मान लेते हैं और उन दोनों लंबवत दिशाओं में बलों को अलग अलग 0 कर देते हैं। तो कोई भी दो लंबवत दिशाएं आप ले सकते हैं। संतुलन के प्रश्नों में तो आप कोई भी दो लंबवत दिशाओं का चुनाव कर सकते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्व, हाँ बिल्कुल चलेगा। क्षैतिज और ऊर्ध्व दो लंबवत दिशाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सत्य बात। और एक दूसरी दिशा जो शायद बहुत लोगों को पसंद आ जाए, वो है नत तल के अनुदिश दिशा है, इसको एक्स अक्ष की दिशा मान लें, और नत तल के लंबवत इस दिशा को हम वाई अक्ष की दिशा मान लें। ठीक है, ये भी दो लंबवत दिशाएं, एक को एक्स एक को वाई मान लिया। चलिए इसी को लेते हैं। अब हमें ये इंश्योर करना, अगले स्टेप में हमें ये करना होता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जितने भी बल हैं वो सब या तो एक्स अक्ष की दिशा में है या वाई अक्ष की दिशा में। एन वाई अक्ष की दिशा में, कुछ नहीं करना। टी ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चलेगा। एम जी न तो एक्स अक्ष की दिशा में ना वाई अक्ष की दिशा में, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसे बल जो हमारे चुने हुए अक्षों की दिशाओं में नहीं है, हमारे पसंदीदा दिशाओं में नहीं है, उन बलों का हम वियोजन करेंगे। सदिश के वियोजन के नियमानुसार उन बलों को दो लंबवत घटकों में बांट देंगे बिना डरे। तो टी को कुछ नहीं करना एक्स अक्ष के अनुदिश, एन को कुछ नहीं करना वाई अक्ष के अनुदिश, एम जी के घटक कर देना यार। एम जी के घटक, एम जी एक बल है, एक सदिश है, और ये देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारी ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा है, ये वाई अक्ष के विपरीत ऐसे लाइन खींचती है, और ये एक्स अक्ष की दिशा है, नो डाउट। अब ये जो सदिश है एम जी, इसके दो घटक दो लंबवत दिशाओं में किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पे कोई ऐसी सदिश है, तो हम इसके दो घटक कर सकते हैं। ये तो शायद अब सभी लोगों को याद हो गया कि इनमें से कोई अगर एक कोण ज्ञात हो, जैसे ये कोण ज्ञात है मान लीजिए, तो इस सदिश का घटक इस दिशा में कॉस थीटा से प्राप्त होता है और इस दिशा में साइन थीटा से प्राप्त होता है। जी हाँ, तो यही चीज हमें यहाँ पर करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने शुरुआत से वीडियोस नहीं देखे हैं, सदिशों का वियोजन ये सब ठीक से नहीं पढ़ा, उनको तकलीफें आ सकती हैं। उन वीडियोस को ठीक से देखिए। देखिए यहाँ बहुत ही सरल तरीके से हम देख सकते हैं कि यह कोण थीटा है, तो यह 90 माइनस थीटा है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हुआ। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो यह कोण थीटा है। क्या? क्योंकि ये एक्स अक्ष की दिशा है और ये वाई अक्ष की दिशा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हुआ, दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। तो mg जो सदिश है जिसका वियोजन हमें करना है, जिसके दो घटक हमें लिखने हैं, इस सदिश के इस सदिश की जो दिशा है ये इस दिशा से थीटा कोण बना रही है, इसलिए इस दिशा में इसका घटक कितना होगा बताइए? mg cos थीटा। और दूसरी लंबवत दिशा में, इस दिशा में इसका घटक कितना होगा बताइए? mg sin थीटा। एक सदिश किसी दिए हुए दिशा के साथ थीटा कोण बना रही है, तो उस दिशा में उसका घटक होता है mg cos थीटा से प्राप्त होता है, और दूसरी दिशा में साइन थीटा से। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि हम मन ही मन ये सोच रहे हैं कि यह बल नहीं है, यह बल हमारे पसंद की दिशा में नहीं था, इसलिए इसको हमने हटा दिया। इसके स्थान पे दो बल रख लिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब इस पिंड पर चार बल दिख रहे हैं मुझे, mg sin थीटा, t, n और mg cos थीटा। और हमें कंफर्मली ये ज्ञात है, पूरी तरह यह ज्ञात है कि पिंड संतुलन की दशा में है,
तो पिंड यदि संतुलन की दिशा में है तो इस पर एक्स अक्ष की दिशा में कुल बल शून्य होना चाहिए। एक्स अक्ष की दिशा में कुल बल शून्य होना एक ही तरीके से संभव है जब यह तनाव T mg sin थीटा को बैलेंस कर दे। मतलब T और mg sin थीटा बराबर बल होने चाहिए, दिशाएं तो विपरीत दिख ही रही हैं। तो T का मान हो गया mg sin थीटा। और y अक्ष की दिशा में बल शून्य हो, इसके लिए जरूरी है, y अक्ष की दिशा में बल शून्य हो, इसके लिए जरूरी है कि n और mg cos थीटा एक दूसरे के बराबर हो। तो n का मान, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान mg cos थीटा होगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह का रिजोल्यूशन, इस तरह सदिशों का वियोजन करने की आवश्यकता हमें कई स्थानों पर पड़ेगी, इसलिए इसको बेहद अच्छे से समय देकर समझ लीजिए कि आपने यहां क्या किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें पिंड संतुलन की दशा में नहीं है। एक पिंड या कई पिंडों का एक निकाय त्वरित है, और ऐसे प्रश्नों में न्यूटन के गति के नियमों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब मैं जो प्रश्न ले रहा हूं वो संतुलन पर आधारित नहीं है। इन प्रश्नों में एक पिंड त्वरित हो सकता है, मतलब उस पर कुल बल शून्य हो ऐसा जरूरी नहीं। इसी प्रश्न को सबसे पहले ले लेते हैं। अभी जो प्रश्न था, मान लीजिए डोरी नहीं है, डोरी काट दी आपने, अब क्या होगा, यही सोच लेते हैं सबसे पहले। नत तल पर रखा एक पिंड, इसको नाम दे देते हैं नत तल पर फिसलता ब्लॉक। एक नत तल के ऊपर फिसलता हुआ ब्लॉक। सरलता के लिए पुनः हम मान लेते हैं कि यह नत तल स्मूथ है, चिकना है, घर्षण रहित है। यहां पर कोई घर्षण का बल नहीं है। यह ब्लॉक इस नत तल पर रखकर हमने छोड़ दिया, m द्रव्यमान का ब्लॉक है। निश्चित रूप से ये फिसलेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगर इस नत तल पे इसको रख के छोड़ दिया तो ये निश्चित तौर पे फिसलेगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये जब फिसलेगा तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, पुनः हम इस ब्लॉक के त्वरित गति का अध्ययन करने के लिए इस ब्लॉक पर लगने वाले समस्त बाह्य बलों को पहले दिखाएंगे। कौन कौन से बाह्य बल इस पर लग रहे हैं। पहला बाह्य बल है गुरुत्वाकर्षण बल mg, अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। अन्य कोई बल दिखता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। वो पिछले प्रश्न में डोरी थी तो एक तनाव बल था, यहाँ तो है ही नहीं। और ये नत तल स्मूथ है, घर्षण रहित है, तो कोई घर्षण का बल भी नहीं। यही दो बल हैं। हाँ जी, यही दो बल हैं। ये दोनों बल की दिशाएं अलग अलग है। देखिए ध्यान से, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत ना हो, ठीक विपरीत ना हो, उनका परिणामी शून्य तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों बलों का परिणामी तो शून्य हो ही नहीं सकता। अर्थात इस ब्लॉक पे एक परिणामी बल अवश्य लग रहा है। यह ब्लॉक त्वरित अवश्य होगा, कोई डाउट ही नहीं, कोई शक ही नहीं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, रियल लाइफ, वास्तविक जीवन की हकीकतों और अपने अनुभव से प्रेरणा लेते हुए क्या हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह ब्लॉक चलेगा तो इसी दिशा में, ये ऊपर तो ऐसे उड़ने नहीं लगेगा। ये तय है हमारे दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पे ही हम कह सकते हैं कि यह ब्लॉक चलेगा इस एक्स अक्ष की दिशा में। इसको हमने एक्स अक्ष की दिशा मानी,
जिस दिशा में पिंड गतिशील है, जिस दिशा में पिंड का त्वरण है, उसको एक्स अक्ष मान लिया करो। आपस की बात है हमारी है ऐसा कोई लिखा हुआ नियम नहीं है, पर यह हमारे आपस की बात है। ठीक है, तो इस दिशा में ये ब्लॉक निश्चित रूप से फिसलेगा। मान लेते हैं इसका त्वरण होगा ए। टेबल पे रखा ब्लॉक अपने आप ऊपर जंप नहीं करता। इस नत तल पे रखा ब्लॉक अपने आप ऊपर जंप तो नहीं करेगा। ये एक्स अक्ष की दिशा है, इसकी जो लंबवत दिशा है, एक्स अक्ष के लंबवत ये जो दिशा है, ये वाई अक्ष की दिशा है। तो वाई अक्ष की दिशा में देखिए कोई गति नहीं है, कोई त्वरण नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ए वाई जो है त्वरण वाई अक्ष की दिशा में 0 है, परंतु एक्स अक्ष की दिशा में एक त्वरण है जिसको हमने ए मान लिया। इस ब्लॉक पे दो बल हैं एन और एम जी। गति की दिशा को एक्स माना, उसके लंबवत दिशा को वाई मान लिया। ये थोड़ा सा ये चित्र को गंदा बना रहा है। मैं वाई अक्ष की दिशा को यहाँ दूर में ऐसे दिखा देता हूँ, है ना। ये वाई अक्ष की दिशा है और ए वाई का मान 0 है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष की दिशा। मूल बिंदु कहाँ है इसकी बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। इन दो दिशाओं का नाम दे दिया एक्स और वाई बस। अब पहला स्टेप क्या था? आपने ये सोचा कि क्या ये पिंड चलेगा। आपने देखा हाँ चलेगा। चलेगा तो किस दिशा में चलेगा? आपने अनुमान लगा लिया कि इस एक्स अक्ष की दिशा में चलेगा। ठीक है, यहां त्वरण ए मान लिया, इसके लंबवत दिशा को वाई अक्ष मान लिया। यहां तक ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि आप सभी बलों को एक्स और वाई दिशाओं में बांट दें। सभी बलों को वियोजित कर दें अपने चुने गए एक्स और वाई दिशा में। ध्यानपूर्वक देखिए, जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है ये पहले से वाई अक्ष की दिशा में है। कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है वो। लेकिन यह जो mg बल है यह न तो एक्स अक्ष की दिशा में है और न ही वाई अक्ष की दिशा में। इस बल का वियोजन नितांत आवश्यक है। इस बल के दो घटक करने ही चाहिए। तो जैसा अभी पिछले प्रश्न में हमने समझा कि इस mg बल के दो घटक हम अगर करने जाएं तो हमें ये दो घटक प्राप्त होंगे। अभी पिछले प्रश्न में हमने ये सीखा था कि यह कोण थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। mg का घटक इधर mg cos थीटा और mg का घटक इधर mg sin थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम मन ही मन सोच रहे हैं कि mg नहीं है। mg के स्थान पे दो बल हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये n हमारे पसंद की दिशा में है, उसको कुछ नहीं करना। आइए अब हम y अक्ष की दिशा में इस समीकरण का प्रयोग करते हैं। y अक्ष की दिशा में कोई त्वरण है? आंसर है नहीं। ए वाई क्या है? 0। तो y अक्ष की दिशा में कुल बल कितना होना चाहिए? 0। y अक्ष की दिशा में कुल बल 0 कैसे हो सकता है जब ये n mg cos थीटा के बराबर हो? ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो कुल मिला के 0 हो गया। तो n का मान mg cos थीटा है। इस प्रश्न में भी, पिछले प्रश्न में भी था। यह निष्कर्ष निकला यदि हमने y अक्ष के दिशा में यह माना कि पिंड का त्वरण 0 है। x अक्ष की दिशा में पिंड का त्वरण 0 नहीं है, इसलिए fx 0 नहीं है। fx को हमें लिखना पड़ेगा द्रव्यमान गुना त्वरण। x अक्ष की दिशा में समीकरण ऐसा होगा, x अक्ष की दिशा में लगने वाला कुल बल द्रव्यमान गुना x अक्ष की दिशा में त्वरण के बराबर है। x अक्ष की दिशा में एक ही तो बल है, अरे ये mg sin थीटा, इसके अलावा तो कोई बल है नहीं। तो fx अर्थात x अक्ष की दिशा में पिंड पर लगने वाला बल mg sin थीटा है और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? m इंटू ए के बराबर। a क्या है? x अक्ष की दिशा में त्वरण। तो a का मान निकल गया g sin थीटा। m और m कैंसिल हो गए। तो एक चिकने नत तल पर, एक घर्षण रहित नत तल पर एक ब्लॉक को यदि छोड़ा जाए, नत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, यदि एक चिकने नत तल पर एक ब्लॉक को छोड़ा जाए, किसी भी पिंड को छोड़ा जाए, तो उसका त्वरण नत तल के अनुदिश g sin थीटा होता है। इस बात को याद कर लेना चाहिए। अभिलंब प्रतिक्रिया का बल mg cos थीटा होता है, ये भी याद कर लेना चाहिए। एक चिकने नत तल पर फिसलते हुए एक ब्लॉक का त्वरण g sin थीटा होता है, इस बात को याद कर लेना चाहिए। ध्यान देना चाहिए
कि यह त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। पिंड के द्रव्यमान पर इस त्वरण का मान निर्भर नहीं करता है। 2 किलोग्राम का पिंड हो या 18 किलोग्राम का पिंड हो, त्वरण का मान जी साइन थीटा ही होगा। तो विद्यार्थियों, आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ऐसे त्वरित गतियों और अलग अलग प्रकार के त्वरित गतियों के ऊपर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और न्यूटन के गति के नियमों के अनुप्रयोग को सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।